हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। उसके अंदर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट जो लेक्चर कराया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग का। उसके अंदर अकाउंटिंग की मीनिंग और उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ भी काम करते ना तो मेन दो चीजें होती है। एक उस काम को करने का गोल होता है और एक उस गोल तक पहुंचने का रास्ता होता है। ठीक है, तो गोल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके मेन गोल तक पहुंचा जाता है। तो सर ये बहकी बातें आप क्या कर रहे हैं? ये बहकी बातें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं जो किसी मेन गोल तक पहुंचने के लिए हमको हेल्प करते हैं। ओके, तो यहां पर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्ट है हमारे, क्या उद्देश्य है हमारे? ओके, तो अकाउंटिंग के मेन जो ऑब्जेक्ट्स है वो मेन चीज है यहां पर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो है प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ये यूजफुल इंफॉर्मेशन किससे प्रोवाइड करे? वैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि यूजफुल इंफॉर्मेशन किसे देने हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं आपके लिए। जो ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यूजफुल, जिसको यूज कर सके ऐसी इंफॉर्मेशन ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब ये यूजफुल इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करना? तो दो जनों को ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें फर्स्ट है आपके एक्सटर्नल यूजर्स, याद है, और एक था इंटरनल यूजर्स। जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स होते हैं एक बिजनेस के अंदर, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा भी था, तो एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कैसी इंफॉर्मेशन? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ओके, अब एक्सटर्नल जो यूजर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आपका कस्टमर आ गया। कस्टमर कौन होते हैं? बिजनेस के बाहर, ये फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर के जो यूजर्स है वो है इंटरनल। ठीक है, और इसके बाहर के जितने भी यूजर्स है वो सारे कौन हो गए? वो है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ गए जो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं हमारे बिजनेस की? कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता है ना। इसके अलावा इन्वेस्टर हो गए जो हमारे बिजनेस के अंदर हो सकता है पैसा लगाए। उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट हो गई टैक्सेशन के लिए, है ना, गवर्नमेंट को टैक्सेशन का हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। और आपके बैंक हो गई जिससे हम लोन लेते हैं। और आपके सप्लायर हो गए। सप्लायर कौन होते हैं? जिनसे हम जो गुड्स होता है, अब आप बोलोगे सर ये गुड्स क्या भला है? मतलब जिससे हम सामान परचेज करके लाते हैं और बाद में उसको हम सेल करते हैं। ओके, क्योंकि हम अगर दोनों बिजनेस, अगर ट्रेडिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों ही बिजनेस के अंदर आपको बाहर से कुछ परचेज करके तो लाना पड़ेगा ना, फिर उसको हम आगे बाहर सेल करेंगे। तो यहाँ पर सप्लायर जो हो गए ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए आपके। तो ऐसे और भी होते हैं, क्रेडिटर्स हो गए। ओके, तो ये, और इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो इंटरनल यूजर्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके ओनर हो गया बिजनेस का, वो इंटरनल है। आपके एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, आपके मैनेजर हो गए, है ना। ओके, तो ये इंटरनल यूजर्स होते हैं। ओके, इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, और जो अकाउंटिंग है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल यूजर्स को भी और इंटरनल यूजर्स को भी। सॉरी,
तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का एक। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं कि इंफॉर्मेशन क्या देंगे इनको। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, उनको इंफॉर्मेशन में दिया जाता है बहुत ही ऐसे नाम आने वाले हैं जो बाद में आपके ये बड़े बड़े प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बोलोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भला होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब फाइनल अकाउंट होते हैं। आगे आप पढ़ोगे इसको डिटेल के अंदर, अभी अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, पीएनएल अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको बीएस बोलते हैं शॉर्ट में। ये तीनों चीजें जो होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन होती है जो तीन होती है, ठीक है, ये प्रोवाइड की जाती है किनको? एक्सटर्नल यूजर्स को। तो क्या सर ये जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, क्या ये इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड नहीं की जाती है? इंटरनल यूजर्स को भी प्रोवाइड की जाती है, इंटरनल यूजर्स को भी प्रोवाइड की जाती है। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सटर्नल को भी प्रोवाइड की जाते हैं, बट एक्सटर्नल को ओनली यही प्रोवाइड किए जाते हैं और इंटरनल को इसके साथ में और भी डिटेल में रिपोर्ट दी जाती है, और एक फुल डिटेल के अंदर और भी कई सारी रिपोर्ट्स दी जाती है। एक थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अभी क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा उसका माइंड मैप रखेंगे जो ज्यादा सही रहेगा। माइंड मैप होगी, माइंड मैप क्या है कि भाई आप अगर 11th की अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, क्लास 11th की अकाउंटेंसी, तो सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इन रूल्स पढ़ने के बाद में सेकंड नंबर आपका आता है रूल्स के बाद में, फिर आपका बहुत सारे रूल्स हो गए, सारे रूल्स आ गए इसमें, ठीक है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर अब बहुत सारी सब चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी थ्योरी, पूरी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा रूल्स आ गए। उसके बाद में आपको फिर आगे बढ़ना होता है, ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया। फिर सेकंड नंबर हमको करना होता है जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, जर्नल एंट्रीज करने के बाद में मेन फिर आपका थर्ड नंबर आता है, टॉपिक वो आता है लेजर। ओके, फिर लेजर करने के बाद में फिर आपके लेजर के अंदर सब्सिडी बुक्स वगैरह सब आ जाती हैं। उसके बाद में आपका आता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में आता है आपका फिर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स। और ये जो फाइनल अकाउंट्स है, इसके अंदर आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताए थे, एंड बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और इंटरनल यूजर्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करना होता है। तो उनको तो केवल यही प्रोवाइड करना होता है, किनको? ये प्रोवाइड करना होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को, एक्सटर्नल यूजर्स प्लस इंटरनल यूजर्स दोनों को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन ये सब चीजें जो है ये इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करानी होती है, इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करानी होती है विथ रिपोर्ट। ओके, आ गया समझ में? तो ये है आपके 11th का पूरा अकाउंटेंसी। ये है, जब आप सब ये कर लेंगे तो समझो 11th की अकाउंटेंसी। अब यहां पर फर्स्ट वाला जो रूल्स है वही थ्योरी है, बाकी सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक्सटर्नल को प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो ये है 4 है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके आ गया सबसे फर्स्ट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस सुनिए, अपन चीजों की मेंटेनेंस करते हैं ना, गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की मेंटेनेंस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ मेंटेनेंस करने वाले हैं जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की मेंटेनेंस। अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत अपन ने है ना, अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझा था कि जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक होते हैं, है ना, यानी कि जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो जब रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है। सेकंड आता है फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। और थर्ड नंबर आता है आपका डिप्रिसिएशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, भैया आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब आप, मुझे पता है आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो, जैसे अपन
LKG UKG वगैरह होता है ना स्कूल के अंदर, आपकी अकाउंटेंसी का और कॉमर्स का ये 11th क्लास LKG UKG है ना। तो आपको हो सकता है कई बार चीजें बाउंस जाएगी शुरू में, है ना, बट जब आप आगे प्रैक्टिकल पार्ट कर लेंगे ना तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। लेकिन अब शुरू में थोड़ी बहुत तो थ्योरी करानी पड़ती है, तो आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। काफी सारे अकाउंटेंसी के वर्ड्स है जिनसे आप धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। कोई भी फर्स्ट बार सुनते हैं तो थोड़ी समझ में आता है। ओके बेटा, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे आर्थिक स्थिति होती है ना, किसी घर में फाइनेंशियल पोजीशन किसी घर की बहुत अच्छी होती है, किसी घर की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती, बोलते हैं ना अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं। कुछ लोग बोलते नहीं है, उनमें तो दिखता है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है ना। तो कहने का मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उनकी कितना है ना, कम। ओके, तो वो औकात, तो वो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है वो पता करते हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। फिर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, हमने जैसा भी पढ़ा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। और कैसे कराते हैं उनको मैंने आपको, बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी हम इनको एक एक करके करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा, सर कहाँ गया फर्स्ट, ये आया, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं इकोनॉमिक इवेंट वाले, जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनको मेंटेन करना, ठीक है। अकाउंटिंग इज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे नहीं है एक साथ ही रिकॉर्ड कर दो सब, सिस्टमैटिक। परचेज का जितना भी आइटम है, जितनी बार परचेज कर रहे हैं, चाहे कैश में कर रहे हैं चाहे क्रेडिट में कर रहे हैं, मतलब नकद और उधार कर रहे हैं, उनको अलग से रिकॉर्ड करना, सेल वाले अलग से रिकॉर्ड करना, एक्सपेंडिचर खर्चे जितने हो रहे हैं उनको अलग से रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। ओके, सबको मिला नहीं देना, भेड़िया नहीं कर देना, मारवाड़ी बोलते ना भेड़िया कर दिया, भेड़िया नहीं करना है, ठीक है। सर आप मारवाड़ी बोल रहे हो, राजस्थान से हो ना मैं, ओके ठीक है। Even the most brilliant executive of manager cannot accurately remember the numbers amount of various transaction is such। कहने का मतलब ये है कि कोई भी तुर्रम खां समझते हो, पता नहीं समझते होंगे ना, कोई भी तुर्रम खां मतलब होशियार, जो होशियार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, ब्रिलियंट आदमी भी ज्यादा चीजों को ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकता। अगर वो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको टीचर पढ़ाता है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है, फिर आपको होमवर्क दे के आपको नोट क्यों करवाता है, क्योंकि पता है आप भले ही ब्रिलियंट हो लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद में तोते उड़ जाएंगे। तोते उड़ने का मतलब है सारा नॉलेज चला जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा, बट अगर लिखा होगा उसको वापस एक बार रीडिंग लगाओगे तो याद आ जाएगा, है ना। तो वो का वो सेम है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, दिन भर सेल होती है, कितने कस्टमर होते हैं, अगर बढ़िया बिजनेस चलता है हमारा, ठीक है, तो बहुत सारी सेल होती है, परचेज होती है, सामान आता है हमारे, मान लेते 500-600 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारा सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, ये वो बहुत कुछ। अब उन सबको कोई भी याद रख सकता है क्या? जब फट जाएगा, इस खोपड़ी में दम तो बहुत है लेकिन इतना रिमेम्बरिंग पावर रहती नहीं है किसी के पास, रहती नहीं है, ओके, होती नहीं है। कहने का मतलब कोई ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी एक्यूरेटली, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा लेकिन एक्यूरेटली एकदम परफेक्ट किसी को भी याद नहीं रहता है कि कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितनी रिसिप्ट आई, कितनी पेमेंट किया, है ना। और ये सब बिजनेस में एवरीडे होता रहता है, सेल परचेज रिसिप्ट पेमेंट, सेल परचेज रिसिप्ट पेमेंट, सेल परचेज रिसिप्ट पेमेंट। मतलब सेल करना, परचेज करना, पैसा लेना और पैसा देना, सेल परचेज रिसीट पेमेंट, ये ज्यादा किसी को याद नहीं रहता है। और अगर याद भी रहेगा तो प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनको एकदम प्रॉपर और कंप्लीट रिकॉर्ड रखे जाते हैं बिजनेस के अंदर रेगुलरली, ठीक है। इसीलिए बोला रिकॉर्ड करना बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन और उनका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। और यही अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि लंबे टाइम तक किसी भी आदमी को, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसको रिमेंबर नहीं रहती है चीजें करेक्टली या एक्यूरेटली, उसको रिमेंबर नहीं रहती है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। सेकंड की ओर बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
बिजनेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है, या फिर प्रॉफिट में चल रहा है तो कितने प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है तो कितने लॉस में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक मेरे प्यारे बच्चे आप हो, आप पढ़ाई करते जा रहे हो, 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 लेकिन आपको कितना आता है ये कैसे पता चलेगा? जब आपका टीचर टेस्ट लेगा। इस टेस्ट से मुझे याद आया, जो हमारे कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप है ना, वहां पर टेस्ट भी लेते हैं हम ऑनलाइन। हाँ, जिन्होंने वहां पर बाय कर रखा है ना लाइव क्लासेस 11, 12 है ना, उनके हम टेस्ट भी लेते हैं। चलिए वो बात की बात हो गई। तो अब यहाँ देखिए, तो जैसे आपका टेस्ट लेते हैं तब पता चलता है ना आपको कितना आता है। वैसे वैसे बिजनेस के अंदर आप बिजनेस किए जा रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, रिसीव पेमेंट, सेल परचेज रिसीव पेमेंट, सेल परचेज रिसीव पेमेंट, पोएम बन गई है। तो हाँ, तो सेल परचेज रिसीव पेमेंट जो आप कर रहे हो वो करते 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 आप बिजनेस भी कर रहे हो। 1 ईयर भी हो गया आपके बिजनेस को, बट अब पता कैसे चलाए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, अगर अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा बिजनेस के ऑपरेशन से। तो वेदर बिजनेस इज हैज अर्न प्रॉफिट और इंकर्ड लॉस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका हाँ फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि किसी भी आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है या बेकार है। अच्छी है तो आईफोन लेके घूमते हैं, और बेकार है तो फिर वो आता है ना जियो का फोन। तो कहने का मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन सबकी एक जैसी रहती भी नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता है ना, हमेशा बदलता रहता है, ऊपर नीचे चलता है। ओके, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस है उसका भी ऊपर नीचे होता होगा। कभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, कभी अच्छी नहीं होगी। वो पता कैसे करें? वो कर सकते हैं आप अकाउंटिंग करके। अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करने के बाद में आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कौन सी पोजीशन बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैसी है। ठीक है, ओके सर। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटी बिजनेस में पता करनी पड़ेगी, है ना। आपके घर में एसेट्स होगी, जैसे आपकी जो है आपका होम या हाउस, ठीक है, बिल्डिंग आपकी, ठीक है, और घर में रखी हुई ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, ये सब आपकी एसेट है। लायबिलिटी क्या होती है? अगर आपने लोन ले रखा है, लोगों से उधार ले रखा है ना, लोग आपसे कोई पैसे मांगते हैं, आपके कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है, आपके रेंट हो गया, आपके किराने वाला आपसे मांगता है, ये सारी आपकी लायबिलिटी होगी। तो अब लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम, और एसेट क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है? अच्छी। अगर मांगने वाले ज्यादा है, उधारी ज्यादा है, घर पे इतना कुछ है नहीं, तो फाइनेंशियल पोजीशन अपने आप डाउन हो जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर एसेट और लायबिलिटी होती है बिजनेस में भी। तो अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है। इसका पता कैसे चलेगा कि एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी? वो तो आप अकाउंटिंग करोगे, चीजों को रिकॉर्ड करोगे, मेंटेनेंस करोगे, तो पता चल जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने अभी आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है और उसको प्रोसेस करके रिपोर्ट में, स्टेटमेंट में, है ना, और ग्राफ्स के अंदर, चार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करके आगे यूजर्स को भेजनी होती है, क्योंकि यूजर्स को उसकी नीड होती है। अब आप बोलोगे सर यूजर्स को क्या नीड है? बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एक्सटर्नल यूजर हो गया बैंक, तो बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता करेगा कि इस आदमी इस बिजनेस को लोन दे या नहीं दे। गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता करेगी कि ये टैक्सेशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सप्लायर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता करेगा कि इसको उधार दे कि नहीं दे। ऑनर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता करेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, आगे ग्रोथ है कि नहीं है। तो हर किसी को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और इस इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाने के लिए हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और इसके बारे में अभी मैंने डिटेल में आपको शुरू में बताया था। तो यही खत्म होता है, लेकिन बेटा ये आपको करना पड़ेगा। मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी, आप हेल्प कीजिए, औरों की हेल्प करते जाइए। कहीं ना कहीं किसी की हेल्प आपके काम आएगी, किसी की दुआ मिलेगी तो अच्छा रहेगा।
तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मुझे पता है क्लास 12th के मटेरियल की कोई कमी नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन क्लास 11th का इतना मटेरियल नहीं है, स्कूल्स बंद है और ऑफलाइन कोचिंग भी बंद है, तो बच्चे बेचारे जाए कहाँ। तो उनके लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, और उन तक पहुँचाइए ताकि जो घर पे मायूस होके बैठे हैं कि उनकी स्टडी कैसे होगी, उनके फ्यूचर का क्या होगा, कम से कम वो अपनी स्टडी तो स्टार्ट कर लें। क्या पता थोड़े टाइम बाद में सब नॉर्मल हो जाए, तो अभी तक जो पढ़ा है वो उनके बहुत काम आ जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और आपके कुछ सजेशन है तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।